आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। उस मूसलाधार बरसात के बीच एक सुनसान रास्ते पर कार तेजी से आगे बढ़े जा रहे थे। कार के भीतर बैठा ऋषभ थोड़ा डरा हुआ था और इस बरसात में कार चलाने में उसे काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा था, मगर वो जल्द से जल्द इस रास्ते से निकल जाना चाहता था। उसने बहुत से लोगों के मुंह से ये सुना था कि ये रास्ता ऐसा है वैसा है, हालांकि वो भूत प्रेत इन सब चीज़ों को मानता नहीं था, मगर रास्ता इतना सुनसान था कि वो अपने डर को छिपा भी नहीं सकता था। इसलिए ऋषभ बहुत ही तेजी से कार चलाए जा रहा था। रास्ते के दोनों तरफ बहुत ही घना जंगल था और कुछ भी नहीं था, न कोई दुकान ना ही कोई इंसान तो दूर, एक परिंदा तलक भी नजर नहीं आ रहा था इस बरसात में। अभी ऋषभ अपनी कार लेकर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे एकदम से कोई उसकी कार के सामने आ खड़ा हुआ हो। उसने ब्रेक लगाने की बहुत कोशिश की, मगर कार उस इंसान को कुचलते हुए आगे निकल गई। ऋषभ ने एकदम से ब्रेक लगाया। उसके हाथ स्टीयरिंग पर कंपकपाने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। उसने जो कर दिया है वो सोचकर वो काफी डर रहा था। वो दौड़ता हुआ कार से बाहर निकला और वापस पीछे की तरफ गया तो पाया कि एक इंसान जमीन पर बहुत ही बुरी हालत में पड़ा हुआ था, पूरी तरह से खून से लथपथ। शायद उसका एक हाथ भी टूट चुका था और सिर भी फटा हुआ था। किसी भी वक्त उसकी जान जा सकती थी, मगर ऋषभ ने इन सारी चीज़ों की परवाह किए बगैर उस आदमी को उठाया और जैसे तैसे उसे गोद में उठाकर वापस अपनी कार के पास आया और उसे अपनी गाड़ी के पीछे वाली सीट पर लिटा दिया। ऋषभ चाहता था कि वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचे और उस आदमी को बचा सके, क्योंकि किसी भी पल उस आदमी की सांसें थम सकती थी, वो इतना घायल था। खैर, ऋषभ वापस से अपनी कार में बैठा, जल्दी से कार चालू किया और निकल पड़ा आगे की तरफ। वो बार बार रियर व्यू मिरर से पीछे की ओर देखे जा रहा था कि उस आदमी की सांस चल रही है या नहीं। वो जल्दी जल्दी कार को आगे बढ़ाते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहता था। तभी ऋषभ ने एक नज़र वापस से रियर व्यू मिरर की तरफ डाला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अब कार की पिछली सीट पर कोई भी नहीं था। वहां कोई इंसान तो दूर, खून का एक कतरा तक नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसे ऋषभ ने कभी उस इंसान को कार के पिछली सीट पर लिटाया ही ना हो। ऋषभ का उस इंसान के साथ एक्सीडेंट हुआ ही ना हो। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ऋषभ यही सोच रहा था। उसने एकदम से कार रोक दी। उसका दिमाग जैसे चकरा सा गया। कहीं वो आदमी खुद कार से नीचे तो नहीं उतर गया, मगर वो इस हालत में नहीं था कि वो अपने आप ही नीचे उतर जाए। और अगर वो नीचे उतरता भी, ऋषभ को थोड़ा तो एहसास होता। पल भर में ही एक आदमी कैसे गायब हो सकता है? अभी ऋषभ ये सोच ही रहा था कि तभी ऋषभ की नज़र कार के बाहर साइड मिरर पर गई तो उसने देखा वही चोटिल आदमी कार के पीछे खड़ा ऋषभ को देखे जा रहा है। उसका चेहरा बहुत ही डरावना लग रहा था। उसके पूरे मुंह पर खून की एक धारा सी बह रही थी। ऋषभ को वहां रुकना कुछ सही नहीं लगा। उसने तुरंत अपनी गाड़ी चालू की और उस रास्ते से जितना जल्दी हो सकता था वो निकल गया। उस रास्ते से निकलने के बाद उसने गाड़ी को एक ढाबे पर रोका और ढाबे वाले को पूरी बात बताई। तब ढाबे वाले ने उसे बताया कि दरअसल आज से कुछ साल पहले
उस रास्ते पर एक हादसा हुआ था। एक कार उस आदमी को कुचलकर वहां से चली गई थी। हालांकि तब वो आदमी जिंदा था। अगर वो कार वाला चाहता तो उसे हॉस्पिटल पहुंचा सकता था, मगर वो उसे कुचलता हुआ वहां से आगे निकल गया और उस आदमी की वहीं पड़े पड़े कुछ ही देर में मौत हो गई। कहते हैं कि तब से उस आदमी की आत्मा उसी रास्ते पर भटकती फिरती है। वो हर रात हर किसी से लिफ्ट मांगता है। अगर कोई उसे लिफ्ट दे दे, यानी कि एक्सीडेंट होने के बाद अगर कोई उसकी मदद कर दे, तो फिर वो आदमी उसे कुछ नहीं करता। पर अगर कोई उसकी मदद ना करे तो फिर वो जिंदा उस रास्ते से बाहर नहीं निकल सकता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियां। दुर्गा पूजा का समय चल रहा था। अष्टमी यानी 8वीं नवरात्रि के दिन शाम को मैं, दादाजी और मेरा छोटा भाई जीत, हम तीनों गांव में ही घूम घूम कर दुर्गा पूजा का मंडप देखने निकले थे। दादाजी की उम्र करीब 70 साल के आसपास की रही होगी, मगर फिर भी दादाजी एकदम टंच हैं। बड़े से बड़ा काम भी वो चुटकियों में कर लेते हैं। रात होते होते हमने गांव के तकरीबन सारे दुर्गा मंडपों को देख लिया और वापस घर लौटने लगे। मगर पता नहीं क्यों दादाजी आज सुबह से ही थोड़े उदास से लग रहे थे। उनका चेहरा उतरा हुआ था। खैर, घर पहुंचकर हमने हाथ मुंह धोया और खाना पीना करके एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर जाकर लेट गए। बिस्तर पर लेटते ही मेरे छोटे भाई जीत ने दादाजी से कहा, दादाजी कोई कहानी सुनाइए ना, भूत वाली। इस पर दादाजी बोले, कहानी? ठीक है, सुनो फिर, लेकिन डरना मत। हालांकि मुझे कहानी वगैरह में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, पर अगर कोई कहानी सुनाता है तो मैं सुन लेता हूँ। आगे दादाजी ने बताना शुरू किया। बात आज से तकरीबन 45 साल पुरानी है। उन दिनों अभी की तरह मोबाइल फोन या बिजली वगैरह नहीं हुआ करता था। उस वक्त किसी से बात करने का एकमात्र साधन खत ही था, और अगर रात में किसी को कुछ काम पड़ जाए या कहीं जाना पड़ जाए तो लालटेन या टॉर्च के अलावा और कोई चारा नहीं था। उस रोज भी दुर्गा पूजा का ही समय चल रहा था। मेरी नई नई शादी हुई थी। पत्नी पिछले 2 महीनों से अपने मायके में थी। हालांकि मन तो मेरा भी कर रहा था उसके साथ जाने का, मगर मैं जहां काम करता था वहां से मुझे छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। मैंने तय किया नवरात्रि के दिनों में जब काम से छुट्टी मिलेगी तब कुछ दिनों के लिए अपनी पत्नी के मायके चला जाऊंगा। कुछ ही दिनों में वो वक्त भी आया। नवरात्रि आते ही मुझे काम से छुट्टी मिल गई और मैं अपना बोरिया बिस्तरा लेकर निकल पड़ा अपनी पत्नी के मायके जाने के लिए। दोपहर के 3 बजे मैंने अपने यहाँ से ससुराल जाने के लिए ट्रेन पकड़ा। ट्रेन में मुसाफिरों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि नवरात्रि में बाहर काम करने वाले सभी लोग अपने अपने घर लौट रहे थे। खैर, जैसे तैसे ट्रेन में करीब 5 घंटों का सफ़र तय करने के बाद, यानी रात के ठीक 8 बजे मैं ट्रेन से उतरा। ट्रेन से उतरकर मैंने एक नज़र स्टेशन को अच्छे से देखा। हालांकि स्टेशन पर 2-4 भिखारी ज़रूर थे, मगर मुसाफिर एक भी नहीं था। मैं जिस बक्से में अपना कपड़ा वगैरह लेकर आया था वो लोहे का बक्सा इतना भारी था कि मैं उसे उठाकर ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह पा रहा था। खैर, जैसे तैसे मैं उस बक्से को उठाकर स्टेशन से बाहर निकलने लगा। अभी मैं स्टेशन से बाहर जाने के लिए 2 कदम चला ही था कि तभी किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं पीछे मुड़ा
तो पाया कि एक हट्टा कट्टा जवान लड़का, उम्र यही कोई 24-25 साल की रही होगी, वो मेरे सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रहा था। ये देखकर मुझे बड़ा गुस्सा आया कि इतना हट्टा कट्टा जवान लड़का काम करने के बजाय भीख मांग रहा है। जिस पर मैंने उस लड़के से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे भीख मांगते हुए? तुम तो जवान लगते हो, हाथ पैर सब कुछ सही है, तो कुछ काम क्यों नहीं करते? ऐसे अच्छा लगता है भीख मांगने में? इस पर वो लड़का बोला, क्या करे साहब, सुबह से कुछ नहीं खाया। उस लड़के से ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा और मैं जो सेव अपनी पत्नी के लिए ले जा रहा था वो मैंने उस लड़के को दे दिया। सेव मिलते ही वो लड़का ऐसे खाने लगा जैसे वो सुबह से नहीं बल्कि कई जन्मों से भूखा हो। इसी दौरान मुझे एक तरकीब सूझी। सेवों को किसी जानवर की तरह खा रहे उस लड़के से मैंने कहा, सुनो, एक काम करोगे? ये जो बक्सा है इसे मेरे घर तक लेकर चलोगे? चिंता मत करो, इसके लिए मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दे दूंगा। ये सुनते ही उस लड़के ने बिना कुछ सोचे समझे मुझे हाँ बोल दिया, जिसके बाद उसने मेरा वो लोहे का बक्सा अपने सर पर उठा लिया और हम दोनों स्टेशन से बाहर निकलकर रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। स्टेशन से मेरी पत्नी का मायके करीब 4 किलोमीटर का रास्ता था, जिसे तय करने का एक ही साधन था और वो था खुद के पैर। मैं आगे आगे चल रहा था और वो लड़का मेरे पीछे पीछे। तभी चलते चलते मैंने उस लड़के से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ रहते हो? तब पीछे से उस लड़के ने कहा, जी मेरा नाम चंदन है, मेरा कोई घर नहीं है, मैं स्टेशन में ही रहता हूँ। इस पर मैंने बोला, ठीक है, तुम चलो मेरे साथ, मेरे ससुर जी जमींदार हैं, वहाँ मैं तुम्हें कुछ काम दिलवा दूंगा। रास्ता जितना सुनसान था उतना ही अंधेरे में डूबा हुआ। हालांकि मेरे हाथ में एक बैटरी टॉर्च थी, इसलिए मुझे और चंदन को चलने में ज्यादा परेशानी नहीं हो रही थी। अभी हम दोनों आगे बढ़ ही रहे थे, तभी पीछे से चंदन बोला, साहब और कितनी दूर है आपका घर? इस पर मैंने बोला, अभी दूर है, क्यों थक गए क्या? रुक जाओ यहीं पर 2 मिनट। मेरे ये बोलते ही चंदन रुक गया और सर पर से बक्सा उतारकर जमीन पर रखते हुए बोला, साहब 2 मिनट जरा सांस ले लूं। असल में वो लोहे का बक्सा था ही इतना भारी कि उसे उठाकर कोई भी थक जाता। कुछ देर वहीं पर रुककर आराम करने के बाद हम दोनों फिर से आगे बढ़ने लगे। अब हम दोनों मधुकुंडा गांव के बेहद नजदीक थे। बस एक छोटा सा जंगल पार करते ही गांव आ जाएगा। कुछ देर चलने के बाद हम दोनों उस जंगल में दाखिल हुए। रात के अंधेरे में जंगल बड़ा डरावना लग रहा था, मगर हम 2 जने थे, इसलिए डरने वाली कोई बात नहीं थी। थोड़ी देर बाद हम दोनों उस जंगल से बाहर निकले। जंगल से बाहर निकलते ही चांद की रोशनी में छोटा सा मधुकुंडा गांव दिखाई पड़ने लगा। गांव बहुत छोटा था, यहाँ तक कि गांव के घरों की संख्या इतनी कम थी कि सारे घरों को उंगलियों में गिना जा सकता था। नवरात्रि शुरू हो चुकी थी, मगर गांव की हालत देखकर ऐसा लग नहीं रहा था। ना तो किसी के घर के बाहर मशाल जल रही थी और ना ही रास्ते पर कोई आदमी दिख रहा था। पता नहीं क्यों सब कुछ बड़ा अजीब सा था। ऐसा लग रहा था जैसे इस गांव में कोई रहता ही ना हो। ऊपर से एक अजीब सी सड़ी हुई सी दुर्गंध ने नाक में दम कर रखा था। ऐसी बदबू जैसे कोई जानवर मर गया हो। अभी मैं इधर उधर देखते हुए चल ही रहा था कि तभी इतनी देर से शांत चंदन बोला, साहब इस गांव में कोई रहता नहीं है क्या?
इस पर मैंने बोला, नहीं, लोग तो रहते हैं, अभी देखे क्यों नहीं रहे हैं पता नहीं। पूरे रास्ते हमें एक भी आदमी नहीं दिखा। हम दोनों जब मेरे ससुर जी के घर के पास पहुंचे तो मैं दंग रह गया, क्योंकि इतने बड़े घर में एक भी लाइट नहीं जल रही थी। सारा कुछ अंधेरे में डूबा हुआ था। खैर, मैं और चंदन हम दोनों घर के अंदर दाखिल हुए। घर के अंदर गहरी खामोशी और सिर्फ अंधेरा था। बस जो थोड़ी बहुत रोशनी थी वो मेरी टॉर्च से निकल रही थी। घर में किसी को भी ना पाकर मैंने अपनी पत्नी को आवाज लगाया। 2-4 बार आवाज लगाने पर मेरी पत्नी तो नहीं, मगर हाँ, घर के एक कोने से मेरे ससुर जी निकलकर मेरे पास आए और बोले, अरे दामाद जी, आप आइए आइए, आपने बताया नहीं कि आप आने वाले हैं। इस पर मैंने बोला, नहीं, बस आ गया। इतना बोलकर मैंने सोचा ससुर जी के पैर छूकर आशीर्वाद ले लेता हूँ। लिहाजा मैंने झुककर अपने हाथ को ससुर जी के पैरों की ओर बढ़ाया। तब टॉर्च की रोशनी में मुझे जो दिखा उसे देखकर मेरा रोम रोम कांपने लगा। मैं ठिठक कर पीछे हट गया, क्योंकि मेरे ससुर जी के पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे, यानी उल्टे थे। मैंने अपनी निगाहों को ससुर जी के पैरों पर से हटाकर उनके चेहरे पर डाला तो उनका चेहरा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनकी आंखें एकदम सफेद थीं और चेहरा इंसानों से एकदम अलग। तभी ससुर जी ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ दामाद जी, बाकियों से नहीं मिलेंगे? उनकी ये आवाज सुनकर मैं वहां ज्यादा देर तक रुक नहीं सका। मैं उस घर से निकलकर भागने लगा। मेरे पीछे पीछे चंदन भी भागा। हम दोनों भागकर मधुकुंडा गांव से थोड़ी दूरी पर बसे वीरभद्र गांव में पहुंचे और वहां के लोगों को सारी बात बता दी, जिस पर उन्होंने बताया कि दरअसल महीना भर पहले मधुकुंडा गांव में पता नहीं कैसे कोलेरा बीमारी फैल गई और गांव के लोगों के लापरवाही की वजह से पूरा गांव बीमारी के चपेट में आ गया। यहाँ तक कि मेरे ससुर जी यानी जमींदार और उनका पूरा परिवार कोलेरा ग्रस्त होकर मारा गया और गांव के बहुत से घरों में अभी भी लोगों की लाश सड़ रही है। ये सब सुनकर मैं वहीं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि इस महामारी में मैंने अपनी पत्नी को भी खो दिया था और मेरे पास सिर्फ मेरा 1 साल का बेटा ही बचा, जिसे मैं अपनी माँ के पास छोड़कर यहाँ आया था। कहानी खत्म होते ही जब मैंने दादाजी की ओर देखा तो उनकी आंखें नम थीं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्दी ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।